नमस्कार। स्त्री दर्पण मंच पर आयोजित कमला चौधरी स्मृति समारोह में कमला चौधरी जी की बहुत प्यारी सी प्रेम कहानी का पाठ कर रही हूँ। शीर्षक है अपमान। भैया, क्या खुर्जा जा रहे हो? दशहरे की छुट्टियां मौसी के पास व्यतीत करूंगा। उन्हें मुझसे बहुत शिकायत है। भैया, मैं भी तो बहुत दिनों से मौसी के घर नहीं गई, मुझे भी ले चलो। माताजी आज्ञा दे दे तो अवश्य चलो। मीरा माताजी से आज्ञा लेने भागी और कुछ ही मिनट में वापस आकर बोली, माताजी ने कह दिया है चली जा। तो फिर सामान ठीक कर लो। अच्छा। मीरा प्रसन्न होकर जाने का उपक्रम करने लगी। उसे रोककर सुधीर ने कहा, मेरे एक मित्र भी साथ चल रहे हैं। विस्मय भरे स्वर में मीरा बोली, तो क्या हुआ? सुधीर हंस पड़ा। होगा क्या, तेरे कारण मुंह में टाके लगाकर बैठना पड़ेगा। ओह, बुंदल शहर से खुर्जा तक बहुत लंबा सफर है ना? मुझे लेडीज कंपार्टमेंट में बिठा देना, मैं तुम्हारे बीच में खलल नहीं डालूंगी। अच्छा, जा अपना सामान बांध ले। मीरा स्वयं ही लेडीज कंपार्टमेंट में बैठ गई। सुधीर अपने मित्र के साथ बराबर वाले डिब्बे में बैठकर गपशप करने लगा। मीरा की मृग शावक जैसी सुंदर आंखें प्रकृति का मनोरम सौंदर्य अवलोकन करने में तल्लीन हो गई। खिड़की से सर निकालकर वह एकटक सामने से गुजरने वाले दृश्यों को देखने लगी। गाड़ी पूर्ण गति से चली जा रही थी। मीरा को मालूम न था कि जिस प्रकार वह इस समय सब कुछ भूलकर प्रकृति के सौंदर्य में तन्मय थी, उसी प्रकार बराबर के डिब्बे में खिड़की के बाहर सिर निकाले कोई उसके रूप वैभव पर आंखें गड़ाए मुग्ध होकर अपने आसपास के वातावरण और अपने को सर्वथा भूल गया था। सहसा उसे ज्ञान हुआ इस बात का। उस मुख पर न पश्चाताप की कोई रेखा थी, न लज्जा की, बल्कि मीरा के लजा जाने से उसके अधर किंचित मुस्कुरा उठे। मीरा को इस मुस्कुराहट में शरारत खेलती जान पड़ी। यह तो उसके रूप लावण्य से खिलवाड़ था। लज्जा और अपमान की उत्तेजना के फलस्वरूप उसका गौर मुख रक्तवर्ण हो गया। क्षण मात्र में उसकी मनोदशा ने दृढ़ता और आत्माभिमान प्राप्त कर लिया, जिसके फलस्वरूप वह अपना मुंह पहले से भी अधिक बाहर करके अटल होकर बैठ गई, ताकि नवयुवक महोदय भली प्रकार आंखें गड़ा गड़ा कर उसे देख सके। मीरा के इस भाव और मुस्कुराहट ने उस नवयुवक के मन पर दूसरे ही प्रकार का प्रभाव डाला। उसके मन की प्रसन्नता और उत्साह को प्रोत्साहन मिला। अतः वह उसी प्रकार निर्निमेष दृष्टि से ताकता रहा। गाड़ी खुर्जा जंक्शन पर खड़ी हो गई और एक बारगी नवयुवक की आंखों का कार्य रुक गया। गहरी सांस खींचकर अटैची हाथ में लेकर नवयुवक तत्परता से उतर पड़ा। मीरा ने अपनी अनुराग भरी दृष्टि एक बार फिर उस ओर दौड़ाई। दृष्टियां मिल न सकी। मीरा ने लक्ष्य किया, भाई और भाई के मित्र गाड़ी से उतरकर सामान उतार रहे हैं। फिर भी वह न हिली न डुली और न उसने उतरने का उपक्रम ही किया। उसी समय बराल में लाल हरी झंडियां दबाए गार्ड उधर से निकला। हठात मीरा के मन में चेतना जागृत हुई। विद्युत सी चमक कर उसने गार्ड को पुकार कर हाथ से ठहरने का संकेत किया। गार्ड के खड़े होते ही कितने ही लोग कौतूहलवश उधर देखने लगे। मीरा ने गंभीरता पूर्वक रास्ते की पूरी कथा गार्ड को सुना दी और उंगली से नवयुवक की ओर संकेत कर दिया।
किसी अप्रिय घटना का अनुमान करके सुधीर भागकर मीरा के समीप आया। भाई को सम्मुख देख मीरा अपने पर संयम न रख सकी। अपमान की वेदना आंखों से छलछला आई। युवक इतनी देर बाद जैसे अब होश में आया हो। वास्तव में आज मुझसे अपराध बन पड़ा है। मेरा यह कृत मुझ जैसे सुसंस्कृत मनुष्य के लिए सर्वथा अनुचित है। उसका हृदय धक धक करने लगा। गार्ड और सुधीर को अपनी ओर आवेश में आते देख नवयुवक पुल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते गर्दन नीची करके खड़ा रहा और इस प्रकार जैसे स्वतः ही उसने अपने को अपराधी घोषित कर दिया। गार्ड भद्र पुरुष था। एक सभ्य परिवार की नवयुवती के साथ किसी युवक का यह गुंडों जैसा व्यवहार उसके मन को सर्वथा अनुचित ही नहीं अपमानजनक भी प्रतीत हुआ और उसने उस युवक को यथेष्ट लज्जित करके दंड देने की बात सोची। और सुधीर ने क्रोध से तिलमिलाते हुए सोचा, यदि गार्ड ने कुछ उचित दंड की व्यवस्था न की और इन हजरत ने झूठ बोलकर चींचपड़ करने की चेष्टा की तो वह अपने बलिष्ठ हाथों से उसकी भली प्रकार मरम्मत करेगा। सुधीर का मित्र भी कुछ इसी प्रकार की बातें सोचता हुआ पीछे पीछे चला जा रहा था, किंतु समीप पहुंचकर उस नवयुवक के व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन वीरों के हौसले ठंडे पड़ गए। गार्ड के एक ही बार पूछने पर नवयुवक ने आंखें नीचे किए हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया। गार्ड के क्रोध में शिथिलता आने लगी। मीरा के मुख से उक्त घटना का उल्लेख सुनकर उसने समझा था कि वह युवक गया गुजरा और आवारा होगा, किंतु अब उसकी आकृति, अपराध स्वीकृति का ढंग और मुख पर पश्चाताप मिश्रित लज्जा की रेखाएं देखकर उसकी धारणा बदल गई। यह तो कोई भले घर का लड़का है, कॉलेज का छात्र मालूम होता है। गार्ड ने नोटबुक जेब से निकालते हुए प्रश्न किया, महाशय आपका शुभ नाम? भारत भूषण। युवक और भी लज्जा से सराबोर हो गया। आंखें पृथ्वी में गड़ गई। अंदर से आवाज उठी, धिक्कार है इस नाम को। गार्ड ने दूसरा प्रश्न किया, यहाँ कहाँ के बाशिंदे हैं? मैं मेरठ कॉलेज में 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। आपके पिता का नाम और पूरा पता? अपने स्वर में मधुरता और विनय के भाव भरकर युवक ने उत्तर दिया, कार्रवाई करने के लिए मेरा इतना ही पता यथेष्ट है। पिताजी का नाम न पूछिए, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। गार्ड ने मुस्कुराकर कहा, क्या आप अपने इस अपराध के विषय में कुछ बतलाने की कृपा करेंगे? कुछ भर्राई आवाज में उत्तर मिला, इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकूंगा। गार्ड ने देखा युवक की आंखें सजल हो गई। गार्ड ने सुधीर से कहा, आप व्यर्थ अपना समय क्यों नष्ट करते हैं? अपनी बहन को लेकर चलिए, बेचारी परेशान हो रही होगी। मैं इनसे बात करके जैसा भी उचित समझूंगा करूंगा। सुधीर ने अनुभव किया कि गार्ड की सलाह बिल्कुल ठीक है। कुली से सामान उठवा कर वह मीरा के साथ पुल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। दूर खड़ी मीरा अपने अपराधी के मुख पर आने जाने वाले भावों को भली प्रकार लक्ष्य कर रही थी। मीरा का मन क्षण भर में ही मान अपमान सब कुछ भूलकर उस युवक के प्रति दयार्द हो उठा। वह पछताने लगी कि व्यर्थ ही उसने गार्ड से कहकर उस बेचारे को इतने मनुष्य के सामने लज्जित किया। तांगे तक पहुंचते पहुंचते अपने मनोभावों द्वारा परास्त मीरा विचलित हो उठी। भैया, मेरा रेशमी रुमाल पुल पर गिर गया है, तुम सामान रखाओ, मैं देखकर आती हूँ। और मीरा अकेले ही जल्दी जल्दी पैर रखती हुई पुल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। उधर वह नवयुवक धीरे धीरे शिथिल सा पुल की सीढ़ियों पर उतर रहा था। मीरा ठिठक गई। दोनों की दृष्टियां फिर मिल गई।
तुरंत नवयुवक ने आंखें नीची कर ली। हांफती हुई वह फिर उसी गति से भागने लगी। गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी छोड़ने का सिग्नल दे रहा था। मीरा गार्ड के समीप पहुंचकर निसंकोच भाव से उससे कहने लगी, क्षमा करे, मैं जानना चाहती हूँ कि उस मामले में आपने क्या निश्चय किया है। गार्ड ने कहा, आप दुखी न हो। वह नवयुवक कैसा ही सज्जन क्यों न हो, उसने वास्तव में आपका अपमान किया है। मैंने सोचा है कि मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख दूं, उसे अपने किए का फल मिल जाएगा। मीरा कह उठी, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। वह बहुत ज्यादा लज्जित हुए हैं। मैं समझती हूँ कि यही दंड उनके लिए पर्याप्त है। कृपया आप प्रिंसिपल को ना लिखें। उन्होंने कॉलेज से निकाल दिया तो बेचारे का जीवन नष्ट हो जाएगा। मजबूरन गार्ड ने रुककर जेब से नोटबुक निकाली और उसका एक पन्ना फाड़कर मीरा के हाथ में देकर कहा, जैसी आपकी इच्छा। पर्चा हाथ में दबाए हुए वह पुल की ओर भागने लगी। किसी को देखता हुआ न देखकर उसने संतोष की सांस ली। प्लेटफॉर्म के दरवाजे पर सुधीर से भेंट हुई। वह मीरा की तलाश में आ रहा था। मिल गया तेरा रुमाल? हाँ, मिल गया भैया। इतनी हाफ क्यों रही है? मालूम होता है बहुत बढ़िया रुमाल है। मुस्कुराकर मीरा ने अपने हाथ में दबा हुआ नोटबुक का पन्ना और भी दृढ़ता से दाब कर कहा, भागती हुई तो गई और आई हूं, इसीलिए हाफ गई। और वह टांगे में बैठ गई। सुधीर का मित्र दूसरे टांगे में बैठकर चला गया था। सुधीर ने ध्यान से देखा, मीरा के मुख पर उस घटना के फलस्वरूप अब दुख या पीड़ा का कोई चिन्ह शेष नहीं था। शांति की सांस लेकर उसने कहा, देख मीरा, वहां चलकर रेलगाड़ी वाली घटना का जिक्र किसी से न करना। अच्छा। उसका मन स्वतः ही चाह रहा था कि वह बात यहीं समाप्त हो जाए और घर में किसी को कुछ मालूम न हो सके। मौसी के घर पहुंचकर मीरा ने दिन तो किसी प्रकार हंसी खेल में बिता दिया, किंतु रात में उसे नींद कठिन हो गया। हे भगवान, मुझसे कैसी भारी भूल हुई। कहीं उसका कुछ अहित न हो जाए, उसके प्राणों पर न बन आए। मीरा अब शैया पर लेटी न रह सकी। कुछ सोचकर अंदर से दरवाजा बंद करके लैंप की बत्ती तेज कर पत्र लिखने लगी। उस अनजान युवक को लिखे गए पत्र में उसने सारी बातें साफ साफ लिख दी और विनय पूर्वक शब्दों में क्षमा याचना की। सवेरे उसने अपनी मौसेरी बहन सविता से कहा, चल सविता, कहीं घूम आए, मौसम बड़ा सुहाना लग रहा है। सविता से उसकी खूब पटती थी। वह तुरंत राजी हो गई। उस दिन मौसी से आज्ञा लेकर वे लोग लगभग सारा दिन घर के बाहर ही घूमते फिरते रहे। मीरा की आंखें सावधानी से किसी को खोजती रही। संध्या के समय जलपान के पश्चात सुधीर अपने मित्रों के साथ घूमने चला गया। सविता और मीरा रामू नौकर को साथ लेकर स्टेशन उसी रास्ते से चल पड़ी। दूसरा दृश्य। भारत भूषण मुरादाबाद में रहने वाले एक रिटायर्ड जज का इकलौता पुत्र था। जज साहब ने उसे कॉन्वेंट में शिक्षा दिलाई और अब वह 4th ईयर में आर्ट्स का विद्यार्थी था। वह शालीन, मिष्टभाषी, भावुक, सुसंस्कृत, सौंदर्योपासक, काव्य प्रेमी था। अपने एक संबंधी के पुत्र के यज्ञोपवीत में सम्मिलित होने के लिए खुर्जा जा रहा था। रास्ते में प्रकृति के उस मनोमुग्धकारी वातावरण ने उसके हृदय में काव्य प्रेरणा उत्पन्न की और वह कविता का विषय सोचने लगा। उसी समय उसकी दृष्टि मीरा के सौंदर्य से जा उलझी। हृदय का अणु अणु अनुराग से भर गया। किसी दैवी शक्ति
के वशीभूत हो जाने के कारण ही वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ था। उस घटना के पश्चात अब तक उसे एक क्षण को भी शांति प्राप्त नहीं हुई थी। वह सारी रात सो भी न सका था। रेल की घटना के उपरांत उसके हृदय में भारी हलचल मची हुई थी। गार्ड ने यदि प्रिंसिपल को इस घटना के संबंध में लिख दिया तो उनके सम्मुख भारत भूषण के हृदय में वेदना का स्रोत सा उमड़ने लगा। उसी समय हाथ पर हल्के स्पर्श का आभास पाकर वह चौंक उठा। उसने सचेत होकर देखा, एक लड़का उसके हाथ में पत्र देकर भागा जा रहा था। सुंदर अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था। हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। पत्रवाहक कहीं आंखों से ओझल न हो जाए। दृष्टि उसके साथ भागने लगी और उस पत्थर तक पहुंचकर रुक गई जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में खुर्जा जंक्शन लिखा हुआ था। वह अत्यधिक विस्मित हो उठा। पत्थर के पीछे वायु में उड़ती साड़ियों के पल्ले देखकर भारत भूषण मंत्र मुग्ध सा उसी ओर भागने लगा। समीप पहुंचकर ही वह सहसा रुक गया। गर्दन घुमाकर अनुरागपूर्ण दृष्टि से ताकती हुई पत्र प्रेमिका मुस्कुरा पड़ी। वह दृष्टि भारत भूषण के लिए नवीन थी, किंतु आंखें परिचित थी। उसका हृदय आनंद से भर गया। जब तक वे जाते दिखाई देते तब तक वह देखता रहा। फिर एक दीर्घ निश्वास खींचकर वह पत्र पढ़ने लगा। तीसरा दृश्य। सुधीर ने ऑफिस से शीघ्र ही छुट्टी पा जाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सफल न हुआ। ठीक बारात की अगवानी के समय वह घर पहुंच सका था। वर के स्वागत के लिए सब लोग द्वार पर उपस्थित थे। कौतूहलवश सुधीर कुछ आगे बढ़कर ध्यान से देखने लगा। मोटर में सहरे की लड़ियां हाथ में उठाए मंद मंद मुस्कुराते हुए स्वरूपवान नौशे को देखकर उसकी प्रसन्नता लोप हो गई। मुख पर अंधकार और हृदय पर विषाद छा गया। तिलमिलाकर वह घर के भीतर भागा। वधू के वेश में वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित जयमाल डालने की प्रतीक्षा में खड़ी मीरा को एक हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले गया। मीरा की एक सहेली ने चकित होकर कहा, क्या बात है सुधीर भैया? मीरा से एक जरूरी बात कहनी है। भाई की घबराहट और उसके मुख पर क्रोध के चिन्ह देखकर मीरा को कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। वह घसीटती सी चली गई और कमरे में पहुंचकर प्रश्न सूचक दृष्टि से भाई का मुख देखने लगी। हाँफते हुए सुधीर ने कहा, यह तो वही लड़का है मीरा। पिताजी ने तो लिखा था कि उन्होंने तुम्हारी इच्छा अनुसार विवाह ठीक किया है। हाँ, मीरा ने गर्दन हिलाकर धीरे से कहा और लजाकर आंखें नीची कर ली। सुधीर आश्चर्य से उसके खिले हुए चेहरे की ओर एकटक देखता रह गया। यह थी कहानी कमला चौधरी जी की अपमान। धन्यवाद। नमस्कार।